चलिए, तो ये मैंने आपको स्क्रोटम का स्ट्रक्चर समझा दिया, आप नोटबुक से एक बार देख लेना, ठीक है? अब मैं आपको बताने वाला हूँ, ये जो स्क्रोटम मैंने बताया और टेस्टिस का उसके अंदर कनेक्शन बताया, उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, जो डायरेक्ट एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है? चलिए, तो मैं पहले उस टर्म का मतलब आपको क्लियर करूँ। इसमें पहला टर्म है क्रिप्ट ऑर्किडिज्म। क्रिप्ट ऑर्किडिज्म या इसी को बोलते हैं अनडिसेंडेड टेस्टिस। देखिए ये ऑर्चिन वर्ड है ना, ये हमेशा टेस्टिस के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है। क्रिप्ट वर्ड का मतलब है यहाँ पे स्टेबल रह जाना, जहाँ था वहीं रह गया। इसका मतलब आप समझ रहे हैं? टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी में ही रह गया, स्क्रोटम कैविटी में टेस्टिस नहीं आ पाया। अब क्यों नहीं पाया? कारण अब साफ है, गुबैंडकुलम ने नहीं खींचा होगा, मतलब 4 से 5वें महीने के बाद टेस्टोस्टेरोन आना स्टार्ट नहीं हो पाया हो गया, टेस्टिस वहीं रह गया और बच्चा का बर्थ हो गया। एक तो ये कंडीशन हो सकता है। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है जो प्रीमेच्योर बर्थ होता है, पता चला 7वें महीने में बर्थ हो गया, तब तक तो टेस्टिस आया नहीं होगा ना यहाँ पे स्क्रोटम कैविटी में, वो तो एब्डोमिनल कैविटी के आसपास उधर इग्नल कैनाल के आसपास होगा। तो पूरी तरीके से कहने का मतलब ये है, या तो इग्नल कैनाल में फंस गया या एब्डोमिनल कैविटी में फंस गया, लेकिन स्क्रोटम कैविटी में टेस्टिस नहीं आ पाया। दैट कंडीशन इज कॉल्ड, दैट कंडीशन, ये कंडीशन इज मतलब कंडीशन, दैट कंडीशन इज कॉल्ड क्रिप्टोर्किडिज्म या अनडिसेंडेड टेस्ट, ठीक है? अब ऐसे केस में जब बच्चा पैदा होता है तो डॉक्टर को पता चल जाता है कि इसका टेस्टिस आया नहीं है स्क्रोटम में, तब डॉक्टर क्या करते हैं? सर्जिकल मेथड से, क्या बोला? सर्जिकल मेथड से टेस्टिस को ट्रांसफर कराते हैं, कहाँ पे? स्क्रोटम कैविटी। तो ऑर्कियोपेक्सी क्या है? पैक्सी का मतलब होता है सर्जिकल ट्रांसफर, और का मतलब टेस्टिस। सर्जिकल मेथड से सर्जरी करके उस टेस्टिस को उस एग्नल कैनाल को होते हुए सरका देंगे किसमें? स्क्रोटम कैविटी में, फिर टाका लगा देंगे, सिंपल है। तो ये जो टेक्निक है, ये क्या है? ऑर्कियोपेक्सी, ठीक है? लेकिन पता है कई बार क्या होता है, बहुत ज्यादा टाइम लगा दिया आप डॉक्टर के पास जाने में। डॉक्टर ने बोला था कि जब बच्चा ये होश-हवास में आ जाए, कम से कम 10-15 साल का हो जाए, तो लेता है ना इसका सर्जरी करके ट्रांसफर कर देंगे। अब आपने उसको अंठिया दिया, बता दो शादी के पहले करा देंगे 20-25 साल बाद, तो आपने छोड़ दिया। तो पता है उस केस में क्या हो जाता है? टेस्टिस जो एब्डोमिनल कैविटी में है, एब्डोमिनल कैविटी में स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए टेम्परेचर फेवरेबल नहीं है। ऐसा डिवीजन होता है माइटोसिस का कि कैंसर ही हो जाता है, टेस्टिस में कैंसर हो जाता है, गोनेडियल कैंसर। और तब पता है एक ही उपाय है, काटो एब्डोमिनल कैविटी को और टेस्टिस को निकाल के फेंक दो, अदरवाइज वो कैंसर बॉडी में और भी जगह फैल सकता है। हाँ, ये बात है पर्सन जिंदा रह जाएगा, लेकिन वो स्टेराइल हो जाएगा, फर्टाइल नहीं होगा। तो डेक्टोमी का मतलब होता है सर्जिकल रिमूवल, वहां तो था सर्जिकल मेथड से ट्रांसफर, यहाँ है सर्जिकल रिमूवल, हटा ही दो किसको? और क्यों मतलब टेस्टिस को। तो इन तीनों टर्म आपस में रिलेटेड है। और क्रिप्टोर्किडिज्म का मतलब क्या? टेस्टिस नहीं आ पाया स्क्रोटम कैविटी में, तो क्या करोगे? ऑर्कियोपेक्सी। ज्यादा समय लगा दिया ऑर्कियोपेक्सी करवाने में, तो अब ऑर्कियोपेक्सी होगा नहीं, फायदा नहीं है उसको ट्रांसफर करके, तो अब उसको क्या करो? टेस्टिस को ही हटा दो, ऑर्कियोडेक्टोमी। तो बोले तीनों टर्म क्लियर है? ये तीनों टर्म क्लियर है? चलिए नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी पे आते हैं। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है इग्नियल हर्निया। अब ये क्या होता है भाई? इग्नियल हर्निया। हर्निया देखो, इग्नियल का मतलब सीधा सीधी मतलब ये होता है, इग्नल का मतलब इग्नल कैनाल, और हर्निया का मतलब होता है सिंपल सिंपल किसी भी ऑर्गेन का अपने प्लेस से ट्रांसलोकेशन हो जाना, हट जाना, ट्रांसलोकेट हो जाना, ठीक है? चलो, मैं कह रहा हूँ ये मेल बॉडी है ना? ये मैंने बनाया था ना बार-बार मेल बॉडी, ये देखो, ये एब्डोमिनल कैविटी है, ये डायफ्राम, सॉरी पेल्विक रीजन, ये उसका पैर भाग, ठीक है? ये स्क्रोटम है। मैं क्या कर रहा था कि यहाँ पे क्या इग्नल कैनाल होता है ना? अभी समझाया था, इग्नल कैनाल होता है, ठीक है? तो मैं कह रहा हूँ कि टेस्टिस तो यहाँ आ गया, तो टेस्टिस तो आना भी था, तो ये कोई हर्निया नहीं है, टेस्टिस को तो नेचुरली आना था। अब बताइए इस एब्डोमिनल कैविटी में यहाँ क्या-क्या है? सबसे बड़ा सेगमेंट तो यहाँ पे इंटेस्टाइन है कि नहीं है? इस टाइप से इंटेस्टाइन वगैरह है कि नहीं है? स्टोमक है, स्टोमक होगा तो फिर भी ऊपर है, ठीक है? तो होता क्या है, कभी-कभार, कभी मोस्टली इंटेस्टाइन का सेगमेंट,
इंटेस्टाइन ऐसे ऐसे जा रहा था, इंटेस्टाइन का सेगमेंट इस इग्नियल कैनाल में आके फंस सकता है। अब ऐसा कैसे होगा? तो देखो मैंने क्या बोला कि एब्डोमिनल कैविटी के ऊपर यहाँ पे क्या डायफ्राम है कि नहीं है? और उसके ऊपर थोड़े से कैविटी। आप किसी भी कारण से अगर डायफ्राम पे ज्यादा जर्क दे रहे हो, प्रेशर दे रहे हो, तो जाहिर सी बात है एब्डोमिनल कैविटी के किसी न किसी ऑर्गन का इस इग्नियल कैनाल में चले जाना स्वाभाविक सी बात है, ऑटोमेटिक ऐसा हो जाएगा। अब ये प्रेशर आप कब दोगे? मान लो कोई भारी वजन आप उठा रहे हो, जब कोई भारी वजन उठाते हो आप जोर से सांस लेते हो, इतना जोर से सांस लेते हो डायफ्राम जोर से नीचे दबता है। एक तो ये केस, आप जोर से जंप मार दिए, जब आप जंप मारे तो डायफ्राम जर्क मार के नीचे गया। कहीं कुछ भी केस हो सकता है। आप जिम वर्कआउट टांग टाइप से करते हो, भारी भारी वजन उठाते हो बिना बेल्ट लगाए, तो उस कंडीशन में ये डायफ्राम क्या हो सकता है, नीचे जा सकता है और इतना नीचे जाएगा कि जर्क लगा के इंटेस्टाइन के सेगमेंट को इग्नियल कैनाल में घुसा देगा। अब आपको क्या होगा? जब खाना खाओगे तो दर्द होगा पचाने के समय, आपको लगेगा कि इस एब्डोमिनल पार्ट में कुछ कुछ स्वेलिंग भी लगेगा अंदर से। तब आओगे जाओगे आप डॉक्टर के पास, डॉक्टर सीटी स्कैन एक्सरे करेगा और पता करेगा कि हुआ क्या है। तब जाके पता चलेगा अरे इसको तो हर्निया हो गया है। और कैसा हर्निया है? इंटेस्टाइन का सेगमेंट इग्नियल कैनाल में चले गया। तब क्या करोगे? ये कंडीशन तो क्या होगा? इग्नियल हर्निया, मतलब ट्रांसलोकेशन ऑफ इंटेस्टाइनल सेगमेंट, कोई भी एब्डोमेन का ऑर्गन इनटू द इग्नियल कैनाल। कई बार क्या होता है, आधा आधी इसमें गया होता है, कई बार तो क्या होता है इंटेस्टाइन यहाँ तक पहुंच गया, यहाँ तक इतना जोर का जर्क जर्क मार दिया। ठीक है, तो अब क्या होगा? अब होगा हेरियोटोमी। डॉक्टर क्या करेंगे? ये एब्डोमेन में यहाँ पे कट लगाएंगे और कट लगा के जहां तक सेगमेंट आया है, मान लो कि मोस्टली केस में तो हाफ होता है, ठीक है, वहां पर क्या करेंगे? धागा लगा देंगे। मान लो यहाँ तक आया था, यहाँ पे एक धागा लगा देंगे, जोर से बांध, धागा बांधेंगे तो अब क्या होगा? जब इसको धागा लगा के फिर टाका उका लगा देंगे। अब क्या होगा? जब आप फूड वगैरह खाओगे तो थोड़े दिनों के बाद ये इग्नल कैनाल का काम तो हो ही चुका है, इसके अंदर स्पर्मेटिक जा रहा होता है ये। अब ये इंटेस्टाइनल सेगमेंट जो इसमें आया था वो धीरे धीरे अपलिफ्ट होके, क्योंकि नीचे धागा लग गया है ना, तो अब नीचे तो नहीं जा सकता है, तो धीरे धीरे जब भी नीचे से जर्क लगेगा अपलिफ्ट होके अपने आप ऊपर आ जाएगा। अगर सर्जरी से इसको निकाल पाते हैं तो निकाल भी देते हैं डॉक्टर। ठीक है, तो कुल मिला के आप ये समझो कि अगर इंटेस्टाइन का कोई सेगमेंट इग्नियल कैनाल में जाके धस जाता है, दैट कंडीशन इज इग्नियल हर्निया, और सर्जिकल मेथड से उसको ठीक करना हेरियोटोमी। कई बार तो ऐसा हो जाता है कि उसको ठीक नहीं किया जा सकता, इग्नियल कैनाल में इस तरीके से फंस गया है कि अब उस इग्नियल कैनाल को काट के हटा दे, नहीं तो पर्सन को और दिक्कत होगी। तब क्या करो? पूरी की पूरी इग्नियल कैनाल को कट करके हटा दो, यही उपाय और कोई उपाय नहीं। तो उस कंडीशन में आप बोलोगे सर इंटेस्टाइन भी कटेगा। अब देखेंगे कितना नुकसान होता है, पर्सन जिंदा रह पाए तो ठीक है, लेकिन ऐसा बहुत रेयर केस में देखने को मिलेगा। स्टार्टिंग में डॉक्टर के पास चले जाता है ऐसा, ठीक है, बहुत देर करोगे रिस्क बढ़ेगा तब तो कुछ भी हो सकता है। तब अगर इग्नियल कैनाल को ही आप कट करके हटा रहे हो एब्डोमिनल वॉल में से, दैट कंडीशन इज हर्नियोडेक्टोमी। डेक्टोमी मतलब बोला ना सर्जिकल रिमूवल। यहाँ पे जो हर्निया है ना, इस पूरे हर्निया, जो भी हर्निया का मतलब क्या, जो ऑर्गन उस सिग्नल कैनाल में आया उसको सही से काट के निकाल दो, दैट कंडीशन हेरियोटोमी। जैसे यहाँ पे ये तीनों वर्ड कनेक्टेड था, वैसे ही यहाँ पे ये तीनों वर्ड कनेक्टेड है। अगर इग्नल हर्निया हुआ तो पहले क्या कराओगे? हेरियोटोमी। अगर वह संभव नहीं है तब रिस्क लो, हर्नियोडेक्टोमी कराओ। चलिए, तो अब आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा, सर क्या इग्नियल हर्निया फीमेल में भी होता है? होता है। मेल में 4 गुना ज्यादा संभावना है फीमेल के तुलना में। आप लोग सर क्या बोल रहे हैं, आपको पता है इग्नियल हर्निया, इग्नियल कैनाल मेल में होता है, फीमेल में तो नहीं होता? होता है, इग्नियल कैनाल फीमेल में भी। बताओ कैसे? ये फीमेल का क्या है? एब्डोमिनल कैविटी, ये पेल्विक रीजन, ये पैर वगैरह, ठीक है। उसका स्क्रोटम तो नहीं है, समझना ध्यान से। उसका क्या होता है? यहाँ पे यूनिब्लेडर और इसके अंदर क्या होता है? यूटेरस होता है। इसके अंदर एब्डोमिनल वॉल के अंदर यूनिब्लेडर, उसके अंदर यूटेरस होता है। तो मान लो ये मैंने यूटेरस बनाया, ठीक है, ये मैंने यूटेरस बनाया, इस टाइप का यूटेरस है, ठीक है, इस टाइप का यूटेरस, ठीक है। अब क्या होता है यहाँ पे भी इग्नियल कैनाल, ठीक है, ये रहा इग्नियल कैनाल, ठीक है, ये यहाँ पे भी इग्नियल कैनाल, ठीक है, ये इग्नियल कैनाल।
नीचे कैविटी तो नहीं है उसके अंदर, स्क्रोटम कैविटी तो नहीं है। अब देखना होता क्या, यहाँ पे ओवरी रखा हुआ है, ठीक है, ये ओवरी है। ओवरी से एक लिगामेंट निकलता है जिसका नाम है राउंड लिगामेंट। क्यों राउंड है बताऊंगा, 3D में समझना। ओवरी से एक लिगामेंट निकला, इधर से निकला, ये भी निकला, कहाँ गया, उस इग्नियल केनाल। बहुत बहुत माइनर होता है भाई, इसके इग्नियल केनाल की डायमीटर बहुत ज्यादा होती है, इसके डायमीटर बहुत कम, बहुत माइनर होता है, ठीक है, लेकिन होता है। ये क्या है, राउंड लिगामेंट। ये क्या है, राउंड लिगामेंट। सब बात एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, लिखना हो तो लिख लेना, नहीं तो कोई बात नहीं। राउंड लिगामेंट, ये राउंड लिगामेंट इग्नल केनाल से निकला, नीचे कैविटी तो नहीं है। ये क्या करता है, अब पीछे से घूमते हुए, आगे से निकला है, पीछे से घूमते हुए चला जाता है कहाँ, इस पीछे से चला जाता है यूटेरस के पास। देखो राउंड जैसा शेप बना ना, यहाँ से निकला और लगभग यहीं पहुंच गया। ऐसे ये भी ऐसे निकला और पीछे से घूमते हुए चला जाता है कहाँ, यूटेरस के पास। ये राउंड लिगामेंट का। अब बोलोगे सर यूटेरस के पास आके वो क्या कर रहा है, समझ लो। अभी ओवरी भी अपनी जगह फिक्स है, यूटेरस भी अपनी जगह फिक्स है, लेकिन कल को जब ये फीमेल प्रेग्नेंट होगी ना, तो इसके यूटेरस का साइज बढ़ेगा, और यूटेरस का साइज बढ़ेगा तो वो इधर उधर शिफ्ट ना हो जाए। इसके लिए ओवरी और इस यूटेरस के बीच में एक कनेक्शन बना दिया राउंड लिगामेंट से, ताकि यूटेरस इधर उधर भाग ना जाए, ठीक है, तो राउंड लिगामेंट है। तो मुझे बताओ क्या यहाँ पे भी केनाल है, हाँ है, लेकिन उतना ज्यादा वाइडर नहीं है जितना ज्यादा मेल में वाइड है। तो यहाँ पे हर्निया का बहुत कम चांस है, बहुत। मैं कहता हूँ कि अगर चार मतलब कि 100% है, तो 100% में से 4% तो मतलब कि 4 गुना ज्यादा तो संभावना किसको है, मेल को हो। एक फैक्टर है कि किसको, फीमेल को। मतलब रेशियो बता रहा हूँ मैं, 4:1। ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस बता दिया, मेडिकल कॉलेज में आप ये सब पढ़ोगे, ठीक है। आप चाहो तो नोट्स में लिखो, नहीं तो नेट को मत लिखो। बस इतना ध्यान रखना कि अगर कल को कोई पूछ दे क्या इग्नल केनाल फीमेल में भी मिलता है, हाँ मिलता है, तो क्या उससे स्पर्मेटिक कॉर्ड जाता है, नहीं, उससे क्या जाता है, राउंड लिगामेंट। तो क्या इग्नल हर्निया फीमेल को भी होने का चांस है, हाँ होने का चांस है। और फीमेल में जब भी होता है तो इनकम्प्लीट ही होता है, अरे डायमीटर बहुत कम है भाई इग्नल कैनाल की, जब भी होता है तो इनकम्प्लीट ही होता है। तो ये 6 टर्मिनोलॉजी मैंने बता दिया, बताओ इसमें किसी को कोई दिक्कत है, जल्दी बोलो। नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टर्मिनोलॉजी और है कस्ट्रेशन। आपने एक चीज देखा है, बुल, बुल मतलब क्या, सांड। बुल कितना ज्यादा हाइपर एक्टिव होता है देखते हो, क्यों होता है पता है, ड्यू टू हाई लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन मेल को बहुत एक्टिव बनाता है, एग्रेसिव बनाता है। तो बुल के अंदर बहुत हाई लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन उसको एग्रेसिव बनाता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, खास करके एनिमल ब्रीडर्स, इस बुल को ओबीडिएंट बनाना चाहते हैं, आज्ञाकारी बनाना चाहते हैं। जब बुल ओबीडिएंट हो जाएगा तो वो बुल नहीं, अब वो ब्लॉक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ब्लॉक, मतलब उसको शांत कर देगा। ये जो कन्वर्जन है कैसे करते हैं पता है, टेस्टिस को, उस बुल को पकड़ लेते हैं, टेस्टिस को पकड़ के क्रश कर देते हैं, चूड़ देते हैं उसको, चूड़ देते हैं टेस्टिस। अब जब टेस्टिस ही नहीं रहेगा तो टेस्टोस्टेरोन तो नहीं आएगा, तब ये ब्लॉक मतलब बुल अब उतना ज्यादा एग्रेसिव नहीं होगा। तब आप उसको जो बोलेगे वो करेगा, खेत में जोतने बोलोगे खेत जोत देगा, जो बोलोगे वो करेगा, तो बुल कन्वर्ट हो गया ब्लॉक। यही जो कन्वर्जन है, टेस्टिस को जो क्रश करना है, ये कराता है कस्ट्रेशन। द कन्वर्जन ऑफ बुल इनटू ब्लॉक बाय क्रशिंग द टेस्टिस इज कॉल्ड एज कस्ट्रेशन। क्लियर है, चलिए अब आ जाए इन तीनों टर्मिनोलॉजी पे। देखिए मैंने फिर से बोला, ऑर्चिन का मतलब होता है टेस्टिस, एन ऑर्चिन मतलब नहीं है टेस्टिस, मोनो ऑर्चिन मतलब एक टेस्टिस, डाई ऑर्चिन मतलब 2 टेस्टिस। यहाँ तो टेस्टिस है नहीं, अब्सेंट, यहाँ 1 और यहाँ 2। अगर 2 टेस्टिस है तब तो पर्सन नॉर्मल है, फर्टाइल है, एकदम बढ़िया स्पर्म बनाएगा। कितना, 10 की पावर 12 से 10 की पावर 13 स्पर्म डेली बनेगा, ठीक है। अगर नहीं है तब तो पर्सन स्टराइल है, तब तो कोई बात, स्पर्म बनेगा ही नहीं ना, टेस्टिस नहीं है, किसी कारण से नहीं बना टेस्टिस, ठीक है, एनऑर्चिन, पर्सन स्टराइल है, ठीक है। अब अगर एक है तो आप बोलोगे सर स्पर्म तो बन जाएगा लेकिन कम बनेगा, तो वो स्टराइल होगा या फर्टाइल होगा। देखिए कई सारे बुक में इसके बारे में लिखा हुआ है स्टराइल, कई सारे बुक में लिखा हुआ है फर्टाइल। अब आप क्या चूज करोगे, कोई बोलता है इतना स्पर्म बनता है कि वो स्टेरिलिटी उसके अंदर नहीं आता, फर्टिलिटी रहता है। लेकिन एक बार एआईटीटी में क्वेश्चन आया था और उसमें आंसर गया था स्टराइल, तो जो नीट में आंसर जा चुका है पहले, आप वही मानोगे। लेकिन अगर कल को फर्टाइल मानना पड़ जाए तो आप फर्टाइल भी मान सकते हो, तो आप पब्लिक लिख के फर्टाइल लिख लेना, आपकी मर्जी पड़े तो। लेकिन मोर करेक्ट स्टराइल को मानना, क्योंकि पहले आंसर स्टराइल जा चुका है नीट, ठीक है।
वो डिपेंड करता है कितना स्पर्म बन रहा है, तो ज्यादातर केस में स्टेराइल ही माना जाता है, ठीक है। तो स्टेराइल है, कई बार इसको कई बुक में फर्टाइल भी माना गया है। ये तो कन्फर्म स्टेराइल, ये तो कन्फर्म फर्टाइल, इसमें डाउट हो जाता है, ठीक है। तो ये स्टेराइल भी हो सकता है और फर्टाइल भी ज्यादा चांस है कि वो स्टेराइल ही होगा। ये 10 टर्मिनोलॉजी मैंने आपको स्क्रोटम और टेस्टिस से रिलेटेड बताया है। अब अगला टॉपिक है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। अगर यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो आप बोल सकते हैं। अभिषेक? नो सर। अतीक नहीं है। इरहान? बुल, हाँ वो तो बुल, बुल नहीं ब्लॉक, हाँ वो मतलब कि स्टेराइल हो जाएगा। अरे उसको हम आज्ञाकारी बनाना चाहते हैं, उसको हमको बच्चा नहीं चाहिए, ठीक है। हाँ, उसके बाद रिभा? नो सर। ज्योति? नो सर। क्लास कितने बजे आप लोग की फिजिक्स की? ज्योति और रिभा? 9:15 में क्लास स्टार्ट हो जाता है। 9:15 में स्टार्ट हो जाता है। अरे यार, ये मेरा लैपटॉप टाइम खा गया, उनको टेस्ट इस तक पढ़ाना था। चलिए मिलते हैं शाम में एंडोक्राइन सिस्टम में, ठीक है। चलिए, अब एनसीईआरटी बता रहे थे। एनसीईआरटी में ये दिया ही नहीं है, ये पूरे में से कुछ भी नहीं दिया है। एनसीईआरटी डायरेक्ट टेस्टिस पढ़ाना स्टार्ट करता है, ठीक है। तो हम टेस्टिस पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।